नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार और नाटककार श्री मोहन राकेश जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी मिस पॉल। मोहन राकेश जी की कहानियाँ नई कहानी को एक अपूर्व देन के रूप में स्वीकार की जाती है। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मिस पॉल। बहुत दूर से दिखाई देती आकृति मिस पॉल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निस्संदेह वो मिस पॉल ही थी। ये तो खैर मुझे पता था कि वो उन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती हैं, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी ये नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वो दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पॉल डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वो एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुई वो बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पॉल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रणजीत तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हो गए। आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पॉल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने के लिए तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें ये तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, ये तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई, नहीं मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पॉल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ, मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर तक जाऊंगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा कुल्लू तक तो हम दोनों का साथ है ही और बात कुल्लू पहुँच कर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको फिर चले जाना। बस में पहले से ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहाँ से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। मिस पॉल दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरा कहा कि अंदर मेरे वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊँगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी वो नहीं ले जा सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पॉल की तरफ देख लिया। वो इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीन कर भाग गया हो और उसे समझ में ना आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पॉल को बस में जगह नहीं मिली तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहाँ उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह ज़रूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊँ ही। मगर मिस पॉल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए इतना समय कम था कि मैं ये बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिस पॉल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें कर रहे थे।
किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ सरकार की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है और वो करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पॉल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है। मिस पॉल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। इससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। जिन दोनों मिस पॉल ने त्यागपत्र दिया, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिस पॉल के नौकरी छोड़ने के कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वो सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में ही उसका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वो मिलती बहुत कम ही थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वो वहाँ एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वो घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वो कहा करती, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वो मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई ना कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पॉल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पॉल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। मिस पॉल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। बगैर वहाँ की कमीजें पहनती थी और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज़ काफ़ी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पॉल, इस नई कमीज़ का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पॉल को इस तरह की हर बात दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वो इस तरह अपनी मेज़ से उठती थी जैसे कई घंटे की सज़ा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वो सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आने की वजह से ही वो और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में एक मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पॉल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वो उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वो घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचते तो उसके कमरे में सितार की आवाज़ आ रही होती या वो रंग और कूचियाँ लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वो इन दोनों में से कोई काम ना कर रही होती तो अपने तखत पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवास, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तखत पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत ही परेशानी होती। मन करता कि कितनी जल्दी हो और वहाँ से उठ जाऊँ। मिस पॉल अपने कमरे के चारों तरफ खोज कर जाने कहाँ से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहिमियन चाय पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वो हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों
मैं और मेरी दोनों बहनें अपना अज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देते, मगर कई बार वो हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी नहीं करती। मेरी बहनें ऐसे मौक़े पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर कभी नहीं जाएंगी, मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पॉल से ज़्यादा सहानुभूति होती थी। आखिरी बार जब मैं मिस पॉल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पॉल उन दिनों रोज़ अस्पताल में खबर पूछने आती रही थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पॉल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थीं। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया, उसके एक दिन पहले ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पॉल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थीं। मुझे पता लगा कि शायद वो सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पॉल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों? कोई ख़ास बात हुई है क्या? नहीं, ख़ास बात क्या होगी। बात बस इतनी सी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामख्वाह यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। ये सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा या शैक लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रख कर 50, 60 या 100 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ, वे 500 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं ये खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामख्वाह दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं? बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह पर रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ किसी गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वो एक मेढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा है। मगर तुम ये कैसे कह सकती हो कि जहाँ जाकर भी तुम रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए, अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबरा कर कहीं और जाती हो तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसीलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। पर मिस पॉल की वितृष्णा इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रणजीत, वो बोली। यहाँ ऐसे लोगों के बीच और रहूँगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियाँ लेकर जाती रही हूँ, उसे लेकर भी ये लोग जाने क्या क्या कैसी बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छा काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हों, उनके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है? मैंने ये सब बहुत दिन सह लिया, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही कि जाऊँ कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं, और बात बीच में छोड़कर उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूँ अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो।
मेरा ये भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इस बात को रहने दो। मिस पॉल ने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उनसे कहीं ज़्यादा सभ्य है। पिंकी मिस पॉल का छोटा सा कुत्ता था। वो कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वो उस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुंह पोंछती है। मैं कुछ देर वहाँ से उठकर चला तो मिस पॉल पिंकी को गोदी में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, वो पिंकी की एक अगली टांग हाथ से हिलाती हुई बोली। टाटा टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पॉल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वो अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई थी कि वो कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। बस ब्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था और मिस पॉल थी कि कई महीनों से वहाँ रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वो अकेली वहाँ कैसा महसूस करती है और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूँ एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन की वापसी के लिए पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा कि मिस पॉल कहाँ रहती है। मिस पॉल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वो तो नहीं, वो कटे बालों वाली मिस? हाँ हाँ, वही होगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गईं। मुझे लगा जैसे वे मन में ये तय करना चाह रहे हों कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, ये मिस क्या अकेली ही हैं या? हाँ, अकेली ही हैं। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं, उसे वैसे ही जानता हूं। सड़क के बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिस पॉल का है, वहाँ से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिस पॉल की आवाज़ सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा ढकेल कर खोल दिया और अंदर चला आया। मिस पॉल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी थी जैसे दिल्ली में अपने तखत पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर तय नहीं कर सका कि वो पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वो चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहाँ भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थीं। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पॉल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझे बैठने को तो कहा ही नहीं और चाय की फिक्र पहले से करने लगी। मैंने कहा,
मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बेहिमियन चाय पीने का जरा भी मन नहीं है। तो मत पियो, मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह अभी बनाए देती हूँ। और कपड़े अपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी, पर उस पर भी इतनी चीज़ें पड़ी थीं कि कहीं कोहनी रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पॉल ने अपने बनाए खाके रख रखे हैं। मिस पॉल फिर से अपने बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकाल कर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाइयाँ नहीं थीं, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पॉल फिर उठी और कमरे में चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हुआ आई जिस दिन मैं मिस पॉल के घर देर तक बैठा उससे बातें किया करता रहा था। पिंकी से मिस पॉल के टाटा कराने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी मिस पॉल दिया सलाई की डिबिया लिए आ गईं। मेरा अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वो सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौटकर आने की बात पर हंस रहा हूँ, और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वो घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने अपने हंसने के कारण ही व्याख्या कर दी है, मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिस पॉल पहले से ही गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा काफ़ी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भर रही थी, जैसे कई रातों से वो ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी, उसने अपनी उसास दबा कर कहा। मैंने उसे कितनी ही गर्म चीज़ें खिलाईं, पर वो 2 दिन में चलता बना। मैंने विषय बदल दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वो जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई, ये उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पॉल की बात करके हंसते होंगे। उसने ऐसे पूछा जैसे वो स्वयं उस मिस पॉल से भिन्न हो जिसके बारे में वो सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा, लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो 4 दिन में ये भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हुआ या कि मैंने ये बात कहकर गलती की है। मिस पॉल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अभी उसके बारे में उसी तरह बातें करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए ज़रूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हों, मिस पॉल बोली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग, मतलब हम, मित्र रहे हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते थे। अच्छा था कि मिस पॉल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि मैं झूठ मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बात करते भी हों, मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बातें क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं, मिस पॉल ने मुंह पिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वो ठीक से उनसे प्रतिशोध क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है? मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। पर उसने उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं भी फिर उसे रमेश के ट्रांसफ़र का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पॉल हूँ हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वो अपने अंदर ही कहीं खो गई है।
मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिस पॉल बोली, देखो मैं तुमसे सच कहती हूँ रणजीत, मुझे वहाँ उन लोगों के बीच एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था कि मैं नरक में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है मैं दफ्तर में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लगाई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले जाना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पॉल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है इस वक्त तो तुम्हें उसी में से थोड़ा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज़ बना कर रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो ये समझो बड़े भाग्य का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक इस बात का विषय बदल दिया है। मिस पॉल बिस्तर से उठ खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूँ। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना हो वो मुझे ट्राउट से ज़्यादा अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुँच जाऊँगा। मिस पॉल दरवाजे से बाहर निकलती हुई सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर पहुँचना ही है तो लौट कर क्यों आए थे? ये बात तुम गांठ से बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है कि इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान भी है या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उससे कह आया हूँ कि 2 घंटे में मैं लौट आऊँगा। मैं अभी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूँगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ। खैर तुम पहले उधर तो आओ, नहीं भूख के मारे यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उस संबंध में बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर में चला गया। रसोई घर में कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसीलिए कि वहाँ सामान ही बहुत कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डिब्बा रखा हुआ था। शायद मिस पॉल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह कर दी। फिर मिस पॉल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी। कलछी साफ़ नहीं थी, वो उसे साफ़ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखा रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पॉल झुककर पतीले में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पॉल कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैंगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी है। ये सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज़ से टकरा गया हो। मिस पॉल कलछी चलाती रही। हर रोज़ तो नहीं बना पाती हूँ, वो बोली। रोज़ बनाने लगूँ तो बस खाना बनाने की ही हो रहूँ और अपने अकेली के लिए रोज़ बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए मैं अभी ताज़ा बना दूँ। तो चपातियाँ भी क्या परसों की ही बना रखी हैं? मैं अनायास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं? वो कोने में रखे हुए बेंत के एक संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पॉल ने संदूक का ढकना उठा दिया। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियाँ पड़ी थीं। सूख कर उन सब ने कई तरह की आकृतियाँ धारण कर ली थीं। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ी चपातियाँ बना देती हूँ, मिस पॉल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली।
नहीं नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे, मैंने कहा, मगर अपनी इस भलमनसाहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर कुढ़ गया। मिस पॉल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास लौट गई। सब्जी 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, वो बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सा आलूचे का जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट में देती हूँ। वो फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरों से कीलों वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में वो आकर बोली, सरसों का तेल रखा है। पानी तुम प्याली में ही लोगे या ट्राउट मछली? खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिस पॉल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो, शाम को ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हट की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहाँ रह जाऊँगा। मिस पॉल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीज़ों का इंतज़ाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो नहीं बन जाती। पहली चीज़ घी चाहिए थी। डिब्बे में घी नाम मात्र को ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले मुझे वो साथ बाजार में ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिस पॉल ने पोस्टमास्टर से अनुरोध किया कि वो अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उसने उससे ये भी कहा कि वो अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर उसे भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट लेकर रखे। सब्बरवाल साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ़ देती हूँ। वो चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली। मगर देखिए, मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगी कि वो दरिया से मुझे एक मछली पकड़ कर दे। मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप ज़रूर मेरे लिए लेकर रखिएगा। मैंने मिसेज़ एटकिंसन को भी कहलवा दिया है। उन्होंने भी ले ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। ध्यान रखिएगा, कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वो सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ मिलेगी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो। सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों और पशम के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ 2 कुत्ते जीप लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों को पहाड़ की तरफ धकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिस पॉल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो वो बच्चा नीचे जा गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ ए भाई। एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए व्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का एक झूला था। झूले की चरखियाँ घूम रही थीं, रस्सियाँ इकट्ठी हो रही थीं और झूला 2 व्यक्तियों को लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाइयों में फैल गईं। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वालों में से एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वो ऐसे बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर घटी हो। मिस साहब, उसने कहा, ये वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। ये अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिस पॉल पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस लड़के की बात का हुआ था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ खुश्क हो गई। ये उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे।
मिस साहब ये हमसे कहता है कि ये मिस साहब तुम इस वक्त जाओ अपना काम करो। मिस पॉल उसे झिड़क कर बोली, पोस्टमास्टर से कहना वे इसे एक दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ में नहीं आया कि मिस साहब से बात करने में उस समय उससे क्या अपराध हुआ है। वो सिर लटकाए हुए वहाँ से चुपचाप लौट गया। कुछ देर हम लोग वहीं रुके रहे। मिस पॉल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफ़ेद बादलों के बीच खिंची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया के दोनों तरफ पुल के सलेटी खंभे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी बहुत मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर मिस पॉल की तरफ देखा। मिस पॉल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़के की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आगे चलें? मुझसे आंख मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिस पॉल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वो चलती हुई मुझसे बताने लगी कि वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे कुछ खिला विला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं। मैंने इनकी बातों का विरोध भी किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ में जाने अभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वो बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था और चुपचाप उसे उछालने लगा था। काफ़ी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वो खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी, तो मैंने मिस पॉल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें ही देखी जाएं, मैंने कहा। इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफ़ी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक एक प्याली चाय पीते हैं, मिस पॉल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर से चलने से पहले ही एक एक प्याली चाय पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पॉल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पॉल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वो आते हुए काफ़ी थक गई थी, क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी। मगर वो जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी ये व्यस्तता मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी। शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस पॉल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हों और उसे समझ में ना आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतज़ाम करे। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस जिस तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी मुझे लगा वो मेरी पहले की देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थीं जो मिस पॉल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थी। वो अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार फप्तियाँ कसते रहे थे। जाने क्यों मिस पॉल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी जो किसी न किसी रूप से विकृत हों। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2-1 अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ नहीं दिखाई दी। मैंने रसोई घर में जाकर मिस पॉल से पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, मिस पॉल प्यालियाँ धोती हुई बोली। चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वो बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। है नहीं मज़ेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रणजीत, यहाँ लोगों में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के ज़माने में ही जीते हैं। आज के ज़माने से इनका कोई संबंध नहीं है। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वो चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी।
और अभी ना जाने कहाँ रख दी मैंने। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। ये भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ। तुमने यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी हैं पर अभी तक पूरी नहीं कर सकी, मिस पॉल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करती हुई बोली। अभी किसी दिन लगकर सबकी सब तस्वीरें पूरी करूँगी। तारपीन का तेल भी ख़त्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही थी कि मंडी जाकर कैनवास और रंग भी ले आऊँ, पर यूं ही आलस कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जल्द कराने हैं। अब जब जाऊंगी किसी दिन तब सारे काम एक साथ ही कराऊंगी। बात करते हुए मिस पॉल की आंखें झुकी जा रही थीं, जैसे अपने सामने किसी चीज़ के लिए अपराधी हो और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हो। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसी उदासी भरने लगी थी जैसी एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिस पॉल क्षण भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ ज्यों के त्यों बक्स में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने का मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तरखान से कहकर पर्दों के लिए चौखटें बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती हैं वे तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो भी मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ मिस पॉल के बारे में दिल्ली के लोगों से सुनी हुई वे सब बातें और कहाँ उसके जीवन की ये एकांत विडंबना। ट्राउट मछली। मिस पॉल की सारी परेशानी के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्ट मास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पॉल के बहुत बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वो अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा था, उसे फुर्सत नहीं मिली। मिसेस एटकिंसन के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी मगर उसके पति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वो अपनी मछली मिस पॉल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्ट मास्टर ने फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पॉल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिस पॉल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रणजीत, हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियाँ निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा। वो सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12वीं या 13वीं के रात होने से आकाश में 3 तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज़ वातावरण में गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान की घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस पॉल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा। चावल थोड़ा खराब हो गए तो इसमें इस तरह उदास होने की क्या बात है? मिस पॉल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज़ खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रणजीत कि मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा, और वो मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में अपने घर में भी उसे ज़रा सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ का मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वे कहा करते थे कि मेरा घर घर है, रंडी खाना नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वो भी भाभीयों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी कितनी मुश्किलों से अपनी पवित्रता को बचाया है, ये मैं ही जानती हूँ।
तुम सोच सकते हो एक अकेली लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने का जो मन था, वहाँ की कुल तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकूँगी। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी बुरी बुरी बातें किया करते थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ के एक एक आदमी से नफरत है। वे तुम्हारे बुखारिया और मिर्ज़ा और जोरावर सिंह। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था? और फिर वो दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वो फिर से उसी वातावरण में जाकर खामख्वा अपना गुस्सा भड़का रही है, तो मैंने उससे फिर कहा कि वो अब दफ्तर के लोगों के बारे में ना सोचे, अपने संगीत और अपने चित्रों की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना। मैंने कहा, जब लोग तुम्हारी चीज़ें देखेंगे, तुम्हारा नाम सुनेंगे, तो अपने आप तुम्हारी कदर करेंगे ना। मैं प्रदर्शनी अदर्शनी के किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मिस पॉल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये हैं, जिनसे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपए चुक जाएंगे तो। और वो जैसे कुछ सोचती हुई चुप कर गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पॉल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अभी वो वक्त आए तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिहरन पैदा कर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पॉल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसने भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह शाप है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वो सुंदर लड़की थी और नृत्य संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वो उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ था वो बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था। इसीलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वो बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसीलिए मुझ पर अब ये शाप है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही वो वहाँ के लोगों के अंधविश्वासों की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पॉल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर हो गईं। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए होठों की तह में जैसे उस समय कोई चीज़ कांप रही थी। काफ़ी देर हम लोग चुप बैठे रहे। बादल ने चांद को छा लिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। सहसा साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मिस पॉल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी पीछे सरका कर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने कहा, इसीलिए अब चलकर सो रहा जाए और बातें अब सुबह होंगी। हाँ हाँ, मिस पॉल भी अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली, मैं अभी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में बिछा दो, अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात में ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली के बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज़ कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। रणजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सारे शरीर में एक सिहरन भर गई। रणजीत? हाँ मिस पॉल। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बल्कि हवा है इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगीं। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली।
बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नजर आ रही थीं। बिस्तर बिछाते समय मिस पॉल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाई औंधी पड़ी थी और उससे जरा आगे तस्वीरों के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे हुए थे। सामने के कोने में मिस पॉल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई चिरमिराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रणजीत। हाँ मिस पॉल। प्यास तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता रहा जैसे मेरे आसपास एक बहुत तेज सांस चल रही है, जो धीरे धीरे दबे पैरों सारे वातावरण पर अधिकार करती जा रही है और आसपास की हर चीज़ अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही है। पानी की बौछार कुछ धीमी पड़ने लगी तो मैंने फिर से जाली की तरफ करवट बदल ली और पहले की तरह ही बाहर देखने लगा। तभी पास ही झन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है रणजीत? अंदर से आवाज़ आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया है। सचमुच मैं यहाँ के चूहों से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चुप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमिराई। अच्छा सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई, मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिस पॉल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिस पॉल अधूरे अधूरे टुकड़ों में बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब पहली बस से चला जाऊंगा, तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने का आग्रह नहीं किया। यूं साधारण बातचीत में भी मिस पॉल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वो जैसे बात न करने के लिए ही अपने को छोटे मोटे कामों में व्यस्त रख रही थी। मैंने दो एक बार उससे हल्के से मजाक करने का प्रयत्न भी किया, जिससे तनाव हट जाए और मैं उसे ठीक से विदा लेकर जा सकूं, मगर मिस पॉल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा तो मिस पॉल, अब चलने की बात की जाए। आखिर मैंने कहा, तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहाँ से अपना सारा सामान भी ले आओ। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिस पॉल बोली। किसी दिन जाकर जो कुछ लाना होगा सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है, इसलिए आज नहीं जाऊँगी, कल या परसों किसी दिन देखूँगी। लाने के लिए कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोच कर जाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है, इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे हैं। कोई बड़ा थैला हो तो वो भी साथ में ले लो, फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ साथ चले चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चला जाऊँगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेंगी। मैं जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा था जैसे मिस पॉल का साथ चलना निश्चित ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वो टालने का पूरा प्रयत्न करेगी। मिस पॉल इधर से उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल व्यर्थ लग रही हों और वो जल्द अज जल्द अपने एकांत में लौट जाना चाहती हो। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। 2-2 सीटें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊँगी। और जैसे सहसा कोई काम याद आ जाने से वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वो पेटीकोट लिए हुए कमरे में बाहर आई। पेटीकोट को टिड्डियाँ काट रही थीं। उसने जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह कठिनाई से बोली, मैंने तुमसे कह दिया है ना कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेली को ही 2 सीटें चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो, मैंने कहा। एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वे डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिस पॉल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा तुम बैठो, मैं भी ढूंढती हूँ, उसने कहा और आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली गई। पहली बस में सचमुच हम लोगों को जगह नहीं मिली।
ड्राइवर ने बस वहाँ रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया कि बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कह कहा कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे, क्योंकि रात की बरसात से एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुँचने के लगभग साथ ही 12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुँची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिस पॉल के पास आ गया। मिस पॉल ने खाली डिब्बे अपने दोनों हाथों में संभाल रखे थे। मैं डिब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद लें, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इससे चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूँगी। तुम्हें इसके बाद फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और ख़राब होगा। दिन खराब होने की बात क्या है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूँगा और कल किसी बस से चला जाऊँगा। मुझे वापस पहुँचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, मिस पॉल हट के साथ बोली। अपने लिए खामख्वाह मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँ? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूँगी, मगर मुझे लगता है कि आज तुम्हें डिब्बे इस तरह लिए हुए लौट जाओगी। अरे नहीं, मिस पॉल की आंखें उमड़ आईं और वो अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती? अगर ना करती तो ये इतना शरीर ऐसे ही होता। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पॉल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आऊँ। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से ख़राब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? और वो डिब्बे वहीं रखकर झटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पॉल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय न जाने कैसा हो रहा था, फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। मिस पॉल तब तक टिकट घर के बाहर ही खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए वहाँ आसपास जमा हो रहे थे। मिस पॉल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहने थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थी। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे के आगे होते हुए टिकट घर के नज़दीक जाने लगे। मिस पॉल टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सबके सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे मिस पॉल का ध्यान खामख्वाह उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों की खुसर पुसर मेरे कानों में पड़ती रही। 2 लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बातें कर रही थीं। मर्द है? नहीं, औरत है। तू सिर के बाल देख, बाकी शरीर देख, मर्द है। तू कपड़े देख ना, और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास आकर देखो। मिस पॉल की आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। मिस पॉल टिकट लेकर खिड़की से हट गई थी। बच्चे उसे आते देखकर आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस पार जाकर फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पॉल सड़क पर आकर कई कदम बच्चों के पीछे चली गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ, वो कहती रही। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफ़ियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे पास आने के बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पॉल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरनों को हो रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए वो एक फीकी हंसी हंसने का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने होठों को जाने किस तरह काटा था कि एकाध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी।
उसकी घिसी हुई कमीज की सीवन कंधे के पास से खुल रही थी। खूबसूरत बच्चे थे नहीं? उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मिस पॉल मुझसे क्या कह रही थी और मैं उससे क्या बातें कर रहा हूँ। जैसे आँखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा था। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पॉल को टिकट के पैसे देने का प्रयत्न किया, मगर वो पीछे हट गई और मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किस अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, ये मैं नहीं जान सका। मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वे जैसे बहुत दूर की ध्वनियाँ थीं, अस्फुट, अस्पष्ट और अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वो यही थी, और वहाँ जाकर रणजीत, दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता ही है कि वो लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को ये भी ना बताओ कि तुम मुझे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या बात करे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांक कर मिस पॉल को देख रहा था। बस चली तो मिस पॉल हाथ हिलाने लगी। दोनों खाली डिब्बे वो अपने हाथों में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलते हुए खाली डिब्बों को ही देखता रहा। अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी मिस पॉल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मोहन राकेश जी की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। उनके प्रशंसकों की संख्या असीमित है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। आपका समय शुभ हो।